हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आप लोग दूसरे किसी वनडे एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यूपी के बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिनको देने के लिए ये कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, जो कि यूपी के विभिन्न एग्जामों में जरूरी होता है। ठीक है, तो भाई वो तो आपने दे लिया और बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा क्योंकि जो सिलेक्शन गुरुकुल है उसके तहत उसके द्वारा जो फ्री बैच लॉन्च किया गया था उससे बहुत से बच्चे पढ़ करके एग्जाम दिए हैं। बहुत ही अच्छा फीडबैक भी उन्होंने दिया है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री। आपको सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप चेक कर सको कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है या फिर कितनी मुझे अभी करनी बाकी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका एग्जाम में अभी काफी समय है, 3 से 4 महीने का समय है और 3 से 4 महीने का समय यूपीएसआई के लिए बहुत होता है। और हम लोग आज के इस वीडियो में यूपीएसआई का सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सभी चीजों को कवर करने का कार्य किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है भाई? 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 1 2 3 4 हम लोग कह सकते हैं। पहले सेक्शन में हम लोगों को हिंदी देखने को मिल रहा है बाबू। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क्स कितने होंगे? मार्क्स होंगे 100। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों आने हैं और इसको कुल मिला जुला करके कितने क्वेश्चन आएंगे इसके? तो 40 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 100 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है। ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि एंड परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ठीक है, इसके भी 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 160 और जो मार्क्स होंगे वो होंगे 400। ठीक है, मार्क्स कितने? 400 और क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाबू, यहाँ पे जो सेक्शन 2 है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये तीनों हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस छोड़ करके हम अगले सिलेबस की तरफ पहुंचते हैं, यानी सेक्शन 2 में देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए जो सिलेबस 2 है, मतलब सिलेबस में जो सेक्शन 2 है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख सकते हैं। मूल विधि, सबसे पहले हम लोग मूल विधि को देख लें। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका है क्या? मूल विधि। ठीक है, मूल विधि में क्या पढ़ना है? भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले क्या चल रहा था? आईपीसी चल रहा था, सीआरपीसी चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमारा जो आ गया है वो आ गया है बीएनएस और उसके बाद आ गया है बीएनएसएस। ठीक है ना, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, जैसे जो विभिन्न प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे कब कब कैसे कैसे इसको लागू किया जा सकता है, इसको पूछा जा सकता है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आईपीसी में कौन सा सेक्शन था तो बीएनएस में कौन से सेक्शन में है, कौन से सेक्शन में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, जैसे हाफ मर्डर का प्रावधान किस में है, मर्डर का प्रावधान किस में है, और भी विभिन्न प्रकार के चोरी करना, 420 करना, ये सब का प्रावधान किस में है। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं तीनों लोग बहुत ही शोषित किए गए हैं, मतलब इनका शोषण किया गया है। तो इन्हीं को ध्यान में, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनका संरक्षण से संबंधित कई विधिक प्रावधान भी देखने को मिले हैं। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि जो महिलाओं के संरक्षण के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए और जो अनुसूचित जाति है इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से विधिक जो प्रावधान है वो दिए गए हैं और हैं, मतलब पूछता है कि भाई बीएनएस में क्या दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, क्या इसके लिए कोई अलग से प्रावधान आएगा, क्या इससे संबंधित कोई अधिनियम भी है क्या, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यातायात नियम से जितने भी प्रावधान है, यातायात नियम से संबंधित जितने भी प्रावधान है
उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण जो कि भूगोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके लिए आंदोलन भी हुए क्या, अगर हुए तो क्यों हुए, कहां पे हुए, कैसे हुए, कौन उनका लीडर था, पहली बार कब हुआ, टाइमलाइन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, डेट के साथ पूछ लेता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके जो विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट है इसको देखेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉ अब तक बन चुके हैं इसको भी देखेंगे, कानून वगैरह बन चुके हैं, विभिन्न प्रकार के प्रावधान कौन कौन से आ चुके हैं उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, वनों में रहने वाले जीव जो हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो शिकार की वजह से विलुप्त हो चुके हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिए रिजर्व किया गया है, जैसे टाइगर रिजर्व कई हैं भारत में, हाथियों के लिए रिजर्व की गई है सारी चीजें। तो इस तरीके से उनके संरक्षण के लिए जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान लाए गए, क्यों लाए गए, कब लाए गए, कौन उसका अध्यक्ष था, समिति कौन सी बनी थी, किसने सर्वे किया, कहाँ कहाँ सर्वे हुआ, इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण कब आता है बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की राजनीति में कंप्लीटली चेंजेस देखने को मिले, ठीक है ना। तो जब पूरे विश्व की राजनीति में कंप्लीटली चेंजेस देखने को मिले, उसमें जो है मानवाधिकार को भी रखा गया, और मानवाधिकार संरक्षण मतलब मानव के अधिकार का संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान आए, उनसे रिलेटेड अधिनियम आए, उन अधिनियम को देखा जाएगा, अध्यक्ष कौन था, विश्व स्तर पे क्या कंडीशन है, किसी स्पेसिफिक देश में क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, खास करके भारत के संदर्भ में ये कि मानवाधिकार का भारत में क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार से संबंधित अधिनियम जो है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक चीजें देखेंगे कि कब आया, क्यों आया, कैसे आया, और इसको लाने वाले अध्यक्ष कौन थे, समिति कौन सी थी, क्या समिति के द्वारा ही आया या फिर समिति नहीं थी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम के बारे में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार भारत में तो है ही, तो इस तरीके से भ्रष्टाचार को निवारण करने के लिए अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ गई। जैसे जब कारण की बात करेंगे तो ऐसा ही कंडीशन आएगा कि भाई कुछ न कुछ भ्रष्टाचार रहे होंगे जिसकी वजह से इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ गई। कब आया, क्यों आया, कैसे आया, किसने लाया, अध्यक्ष कौन था, समिति कौन थी, क्या सर्वे किया गया या फिर बिना सर्वे किए ही ला दिया गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग एक एक करके, पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ, ठीक है। टाइमलाइन भी देखा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मतलब राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो भारत के मतलब बाहर से जो प्रवासी आते हैं, भारत में आते हैं, वो भारत के लिए खतरा बन जाते हैं, तो भाई भारत के लिए एक तरीके से उसकी सुरक्षा अपने आप में बहुत जरूरी है। कई बार कंडीशन ऐसा होता है कि भारत के ही नागरिक देशद्रोह का कार्य कर देते हैं और देश को संकट में डाल देते हैं, फिर उसके लिए भी जरूरी है, तो उससे रिलेटेड प्रावधान है राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रावधान है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर साइबर अपराध, साइबर अपराध भी है। साइबर अपराध का मतलब कि भाई आज हमारे पास सारी चीजें डिजिटल तो हो गई हैं, तो डिजिटल हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी हमें अपराध देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए जब अपराध हो उसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम लाए जाएं, कानून लाए जाएं, अधिनियम लाए जाएं, ताकि उस अपराध का निवारण किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जनहित याचिका, जनहित याचिका भी है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय बहुत जरूरी है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस निर्णय में क्या दिया गया था, या फिर ये बातें किस केस में कही गई थी, किस निर्णय में कही गई थी, इस तरीके के आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद भूमि सुधार पहली बार कब आया, क्यों आया, भूमि सुधार करना क्या आवश्यक है, क्या प्राचीन समय में कभी हुआ था भूमि सुधार, जब हमारे यहाँ मतलब भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट हुई थी, सातवाहन वंश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ इतिहास में, उसमें पहली बार भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट की गई, ब्राह्मण को, बौद्ध भिक्षु को दिया गया, और उसी समय से सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई, क्योंकि वो जब जमीन दे दिया गया, दान में दिया गया, तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने की बात कही गई, तो पुलिस हस्तक्षेप कर नहीं रहे थे, सामंतवादी व्यवस्था वहां पे शुरू हो गई। तो वहीं से चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेवलप होती चली जाए, और आज वर्तमान समय में कंडीशन ये हो गया कि भाई भूमि सुधार हमें लाना पड़ा। भूमि अधिग्रहण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद भू राजस्व संबंधी कानूनों का जो सामान्य ज्ञान है इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मूल विधि, और मूल विधि से लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कह सकते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। 10 15 20 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में। ठीक है, ये बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संविधान। संविधान संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं भाई, देखो तो। संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है भाई, संविधान लाना क्यों पड़ा, संविधान अगर आ भी गया तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे भारत की अगर बात की जाए, भारत में अगर संविधान की बात की जाए तो भाई सामाजिक हित जरूरी है, न्याय, समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, न्यायिक समानता, ये कहीं ना कहीं भारत के जो संविधान है उसके उद्देश्य है। तो हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। अगर हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाता है कि भारत का जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्या जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सबसे पहले ही क्वेश्चन बन जाएगा, कहां से आया, तो अमेरिका से है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से अधिकार हैं, पहली बार में 7 अधिकार थे, फिर 6 अधिकार कर दिए गए। कौन से संशोधन किए गए, क्यों किए गए, कारण क्या हुआ, कंडीशन क्या हुआ, डीपीएसपी को लागू किया गया कि नहीं किया गया। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स जो था उसमें संशोधन किया। किसकी सरकार में किया गया, प्रधानमंत्री उस समय कौन था, समिति कौन सी बैठाई गई थी, समिति का अध्यक्ष कौन था। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कब हुआ था, टाइमलाइन, टाइमलाइन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में क्यों लाया गया, कहां से लिया गया, इसका कार्य क्या है, क्या ये एक तरीके से वाद योग्य है कि नहीं है, क्या गवर्नमेंट्स जो होती है इसको लागू कर सकती है, क्या इसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट को कोई निर्देश दिया जाएगा या फिर उसका मनचाहा है। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटली कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ मूल कर्तव्य को भी पढ़ेंगे। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य रखा गया, लेकिन मूल संविधान के साथ नहीं रखा गया। बाद में ये हुआ कि भाई आवश्यकता तो पड़ रही है, तो आवश्यकता पड़ी तो फिर मूल कर्तव्य को भी रख लिया गया। ठीक है, कब रखा गया, कौन सी समिति थी, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसदीय व्यवस्था भारत में कैसी है, सबसे पहले संसदीय व्यवस्था क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद कहां से ली गई है, भारत में कंडीशन क्या है, क्या भारत में संसदीय व्यवस्था है, उसके तहत जो सरकार है किस तरीके से शासन प्रशासन चलाती है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से कैसे डिफरेंस है, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं सभी को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, मतलब संविधान में किस प्रावधान के तहत केंद्रीय और जो प्रांतीय सरकार है उसका गठन हुआ, कौन कौन से प्रावधान है दिए हुए हैं संविधान में। ठीक है, क्या इनके अधिकार भी हैं, अधिकार हैं तो कौन कौन से अधिकार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत है, भारत में संविधान जो है, संविधान जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस करती है, उनकी शक्तियों को डिफर कर दी है, सूची बना दी है। स्टेट का अलग सूची है, सेंटर का अलग सूची है, और एक सूची कॉन्करेंट है, समवर्ती है, उसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्ति होती है उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को लीड करती है। और कोई प्रांतीय गवर्नमेंट्स जो होती है, जैसे यूपी की गवर्नमेंट्स केवल यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोगों को देखना है, पूरा डिटेल से देखना है बाबू। एक एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे और एक एक फैक्ट को भी क्लियर करते चलेंगे, टाइमलाइन वगैरह सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, रीजन और उसका जो परिणाम सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, क्या न्यायालय के पास कानून बनाने का अधिकार है, क्या जो पहले से प्रथाएं चलती चली आ रही हैं, क्या स्पेसिफिक कोई संस्था है कानून बनाने की, या व्यवस्थापिका ही बना सकती है, लागू कौन करेगा, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ कवर किया जाएगा। स्थानीय शासन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये स्थानीय शासन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये चलता है, क्या भारत में ये सक्षम है, चल रहा है भारत में, क्या इसका कंडीशन है, क्या विदेशों में ऐसा है। ठीक है, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य
के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग होता है ना, चुनाव आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निर्वाचन किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है कि नहीं होता है, प्रधानमंत्री का होता है कि नहीं होता है, शुरू से लेकर के ग्राम पंचायत से लेकर के और सांसद तक जो चुने जाते हैं, निर्वाचन पद्धति के तहत चुने जाते हैं, ओवरऑल सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, बीच में कौन अध्यक्ष हैं, कौन से अध्यक्ष थे जिनके टाइम में कोई विशेष घटना घटी हो, इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। तब जाकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी बने तो मिलेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। संवैधानिक अनुसूचियां भी हम लोग पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं और उनकी चयन पद्धति से संबंधित जितनी भी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। संवैधानिक अनुसूचियां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है भाई, तीसरा पॉइंट में है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पे है आपका सामान्य विज्ञान, जिसके तहत हम लोग जो भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है और जो बायोलॉजी है, ठीक है, यानी कि जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर जो है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये केवल भारत के स्तर पे या फिर विश्व के स्तर पे पहली बार ये कब अस्तित्व में आया, पहली बार कब इस पे चर्चा हुआ, WHO कब बना, कैसे बना, क्या है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्वास्थ्य रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास, भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। भारत का इतिहास से संबंधित क्या, भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे, भारत के इतिहास में तीनों इतिहास पढ़ेंगे भाई। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम वास्तव में माना जाता है कि 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुआ था। बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो 1857 की क्रांति है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं 1857 की क्रांति पे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये एकमात्र सिपाही विद्रोह था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये न तो पहला न तो स्वतंत्रता और न ही संग्राम था, ठीक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 के बाद कैसे चेंज होती चली आई और आज वर्तमान समय में कैसे कंडीशन है भारतीय अर्थव्यवस्था के, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति कैसे शुरू से बदलती चलती चली आई है, वैदिक कल्चर से लेकर के आज वर्तमान समय में भारत की संस्कृति कैसे चेंज हो गई, बीच बीच में कौन कौन से संस्कृति आई जो भारत की संस्कृति से मर्ज होती गई, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भारतीय कृषि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। आज भी भारत में बहुत बड़े स्तर पे कृषि होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि जो होती है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस देश से व्यापार होता है किस देश से नहीं होता है, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 2011 का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके बाद से कहाँ हुआ, उसके बाद से तो हुआ ही नहीं जनगणना, कोरोना काल की वजह से, ठीक है। तो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और नगरीकरण। पर्यावरण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के जो पर्यावरण है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विश्व से रिलेटेड, विश्व से संबंधित जो पर्यावरण इफेक्ट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जो नगरीकरण का पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
उसको हम लोग कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका एफडीआई है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशों से भारत में जो इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इससे रिलेटेड कंडीशन क्या है, प्रावधान क्या है, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो नदी, पहाड़, पठार, मैदान, छोटा बड़ा, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में ये भी ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, वो भी पढ़ा जाएगा। यहाँ तक कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स वर्क करता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास, राजनीति सब कुछ पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, और उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी जानकारियां होंगी, ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो राजस्व है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी ही करनी है भाई, राजस्व तो हर जगह का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती है, क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके बीच में संबंध कैसा है, मैत्रीपूर्ण संबंध है या फिर शत्रुतापूर्वक संबंध है, ठीक है ना, कैसा संबंध है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। कंप्यूटर कौशल आधारभूत जानकारी, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके कई बार बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने सिलेबस को देखा डिटेल से कि हम लोग सिलेबस में कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे और कैसे हमें तैयारी करनी है, इसके बारे में हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर करते रहेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया है, अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ो, 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, बशर्ते कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज होंगे आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।